to another video. This is Anusha Agrawal and you're watching channel Unicom. So आपके एग्जाम्स एकदम करीब आ चुके हैं. आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे अकाउंट्स की एमटीपी मांग रहे हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स की अप्रैल एमटीपी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी. पूरा डिटेल में नहीं तो उनकी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उनको सॉल्व करना है, किन चीजों का बेसिकली आपको ध्यान रखना है. मतलब क्वेश्चन पेपर्स हम जब चेक करते हैं तो बच्चे कहाँ ज्यादा गलती करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखना. बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगी, शॉर्ट में हर चीज समझाऊंगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से अपने अकाउंट्स का रिविजन किया होगा. एक बात ध्यान रखिए, अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस और अटेंशन. जब भी पेपर करने बैठे ये भूल जाएं कि आपने क्या पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा है. बस ये याद रखें कि आपको बहुत अच्छे से आता है और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिख पाओगे. अपने ऊपर विश्वास करके पेपर को शुरू कीजिए. 1 मिनट या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का आप पेपर स्टार्ट करने से पहले ब्रेक जरूर लीजिए ताकि आपका माइंड शांत हो सके और आप पूरे पेपर में कंसंट्रेट कर सकें. मैं आपको बता देती हूँ, अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो 3 घंटे कैसे यूज करते हो. सॉल्व करते हैं अकाउंट्स की एमटीपी. अब जल्दी जल्दी हम पहले अकाउंट्स का पैटर्न समझेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे तो आपको पैटर्न मालूम होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा साथ साथ में इसमें क्या क्या आपको ध्यान में देने का है. अकाउंट्स के अंदर आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं. आप सभी जानते हैं हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है. इनमें से एक क्वेश्चन आपके कंपलसरी होगा और बाकी 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं 20 मार्क्स के. तो ये टोटल बन के आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है. तो जो बाकी के 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 4 करने हैं. इसका मतलब एक आप छोड़ सकते हो. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स कि अगर आप सारे भी सॉल्व करते हो तो आपके सारे आंसर्स चेक नहीं होते. सिर्फ जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस होंगे, स्टार्टिंग ऐसे नहीं सीरियल वाइज, आपने जो पहले 4 अटेम्प्ट किए होंगे वो क्वेश्चंस आपके चेक भी होंगे और उसके मार्क्स भी मिलेंगे. कई बार स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और सोचते हैं कि बेस्ट 4 इंक्लूड हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. ये सीबीएसई में ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. आईसीआई फर्स्ट जो आपके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा. तो इस चीज का ध्यान रखना. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी. जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे इस पेपर में लगी वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी. देखिए, सबसे पहले ये जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं इसमें क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिए. डायरेक्ट आंसर लिखिए कि ट्रू है या फॉल्स और उसका रीजन. करेक्ट. और ऐसा पूरा क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है कि सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नीदर रिड्यूसेस एसेट्स और नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटी. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आंसर जब आप लिखोगे तो लिखोगे 1A. कैसे लिखेंगे आंसर्स? डायरेक्टली हम आंसर लिखने के टाइम पे सिंपली मेंशन करेंगे फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट. उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ट्रू या फॉल्स, जो भी आपका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स, और उसके नीचे आप उसका रीजन दे दोगे. खत्म. इतना ज्यादा टाइम वेस्ट वापस से क्वेश्चन लिखने में कभी मत करना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें सभी क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत आसान है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. बैक क्वेश्चन है मोस्टली या फिर एमटीपी आरटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, कुछ नया नहीं है. ये मैंने आपको हमेशा कहा है. अगर अकाउंट्स में आपने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस, एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना कर लिया फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं. आप आसानी से 80+ स्कोर कर पाओगे. अब इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में. दैट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर. ये आपके मॉड्यूल में ये पॉइंट मेंशन किया गया है, लेकिन ये हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, तो ये जरूर देखना. ये एकदम सही बात कही गई है, ट्रू है. क्यों ट्रू है? क्योंकि आप देखते हो रिड्यूसिंग WDV मेथड के अंदर इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है और जैसे जैसे आगे के साल में हम जाते हैं डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, क्योंकि बैलेंस कम होता जाता है, रिटर्न डाउन होता जाता है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके आगे के ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम हुआ तो आप जानते हो कि आपके इनिशियली ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा, फिर कम डेप्रिसिएशन लगा. अब इधर ही देखो रिपेयर मेंटेनेंस में क्या होगा. इनिशियल ईयर्स में मेंटेनेंस कम लगता है,
फिर धीरे धीरे मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है आपकी मशीनरी या एसेट। तो इस तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनिशियली कम लगा, फिर बढ़ता चला गया। तो ओवरऑल क्या होता है, आपका ये यूनिफॉर्म हो जाता है। जो P&L पे जो चार्ज पड़ेगा वो ओवरऑल दोनों का मिला के यूनिफॉर्म हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ये छोटी सी बात यहाँ कही गई है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये बाकी के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने यही एमटीपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। आंसर्स भी आपको साथ में मैं दूंगी। उसके बाद देखिए चेंज, ये मैंने क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार डाला है, आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो जरूर कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 4 पॉइंट आप दोगे। तो ये इसमें 2 एग्जाम्पल पूछा है, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप चाहे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का दे दो, लाइफ ऑफ द एसेट को चेंज करने का एग्जाम्पल दे दो, या फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन को वेरी करने का एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ क्वेश्चन है कि 40 लाख की डेप्रिशिएटेड की मशीन को डेप्रिशिएट करना है एसएलएम के बेसिस पे। तो पहले 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन। 4 साल तक वो डेप्रिसिएशन लगा जो कि यहाँ पे 4 लाख है। फिर उसके बाद में जो WDV आएगी उसको रिवैल्यू कर दोगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बताई गई है, 8 ईयर्स आपने रीअसेस की है। स्ट्रेट लाइन पे ही लगाना है, मेथड चेंज नहीं करना है और 5th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालोगे। आसान है, कंसंट्रेशन के साथ सुनो और इसको सॉल्व करो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मेरे ही टेस्ट पेपर को यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि दिस एमटीपी इज वेरी वेरी सिमिलर टू द टेस्ट पेपर जो यूनिकॉम कंडक्ट करता है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, हमने ये मिस्टेक्स लोकेट की इन द बुक्स आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड। बुक्स क्लोज होने के बाद स्टूडेंट्स हमेशा इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर बुक्स क्लोज हो चुकी है तब आपको एक नया या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई गलती को ढूंढा है तो आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसे हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो जहां पे भी कोई नॉमिनल अकाउंट आपको दिखा, एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, सेल्स है, परचेजेस हैं, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट करोगे और बाकी सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज तो वैसे एज इट इज हो जाएंगी। बाकी आप जानते हो कैसे करना है। सिंगल एंट्री हुई, सिंगल साइडेड एरर है, उस केस में सस्पेंस अकाउंट यूज हो जाएगा, और अगर कहीं भी नॉमिनल अकाउंट यूज हो रहा है तो P&L एडजस्टमेंट यूज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ देखिए क्वेश्चन को लास्ट में, क्वेश्चन में क्या मांगा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन में सिर्फ ये जाना है कि सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट और एंट्रीज पास करनी है। तो 2 चीजें करोगे, एंट्रीज दिखाओगे, हर एक 8 अगर पॉइंट है तो 8 पॉइंट्स की अलग अलग एंट्री दिखाओगे, साथ में नरेशन दोगे, साथ में सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। बस इतना करना है। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हो तो भी मार्क्स कटेंगे, इसलिए ये जरूर बनाना। बाकी कुछ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट्स तो पूछे ही नहीं है। नेक्स्ट बी देखो, बहुत ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या इन्होंने एडजस्टेड कैश बुक एक तरीके से मांग ली है। नाम नहीं लिया एडजस्टेड कैश बुक का, लेकिन वो मांगी है। क्या करना है, बहुत सिंपल है। कैश बुक कैसा बनता है, जैसे आपका कैश अकाउंट बनता है, बस इसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, कैश अकाउंट और कैश कॉलम और बैंक कॉलम। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बैंक कॉलम के साथ बनाना है, क्योंकि कैश कॉलम की डिटेल्स आपके पास है ही नहीं। ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, BRS के अंदर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कैश बुक बनानी है और फिर BRS बनाना है, क्या करोगे, बैलेंस ले लोगे, कैश बुक पूरा एज इट इज जैसे कैश बुक बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, कैश बुक का जो बैलेंस है बैंक कॉलम में वो एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद में जो एंट्रीज होनी चाहिए थी, मतलब जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, बैंक वालों ने कर दी, वो एंट्रीज आप कर दोगे। कोई एरर्स जो आपने कर दिए हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई करोगे। तो पहले रेक्टिफाई करना है एरर्स को, कौन से एरर्स को, कैश बुक के एरर्स को रेक्टिफाई करोगे। दूसरा, जो एंट्रीज ओमिट हो चुकी, ओमिशन हो चुका, मतलब जैसे डायरेक्टली इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, कर दो, है ना। कस्टमर पे डायरेक्टली टू द बैंक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कर दो। ठीक है, और एनीथिंग एल्स लाइक पेमेंट मेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक,
तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि हमें पता नहीं था, तो एंट्री कर दो। समझ गई बात? तो ये वो सब कैश बुक में कर दोगे। ये होने के बाद जो अमाउंट बचे आएगा, जो सम आएगा, उससे आप बीआरएस बनाओगे। और बीआरएस में क्या क्या करोगे? जो बैंक ने जो एरर्स किए हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आया है, उसको एडजस्ट करोगे। ठीक है? तो जो बैंक के एरर्स हैं उनको एडजस्ट करोगे। और ऐसी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके यहाँ पे बैंक ने जो ऑमिट कर दिया, जैसे आपने क्या है ना चेक डिपॉजिटेड शो कर दिया है, बैंक में अभी तक वो आया नहीं है, वो वाला जो टाइम डिफरेंसेस वाली चीजें होती हैं वो यहाँ पे एडजस्ट करोगे। ठीक है? तो आप समझ गए कि कैश बुक में तो जो होना चाहिए था और आपने नहीं किया वो सब यहाँ पे कर दोगे। कैश बुक के एरर्स को रेक्टिफाई करोगे और फिर जो है ना बैंक में डायरेक्ट एंट्रीज हुई थी उसको एंटर कर दोगे। और बीआरएस में आप जो बाकी जो भी एडजस्टमेंट बचेंगे वो आप बीआरएस में करके इनको रिकंसाइल करोगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, इस तरह के ये वाला आपको क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ध्यान देना, मैं कंसाइनमेंट वापस से रिवाइज करवा दूं। कोई भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले कंसाइनमेंट में एक आप पूरे क्वेश्चन का ग्लिम्स बनाओगे, एक ग्लांस में आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे देवेंद्र ने सत्येंद्र को कंसाइनमेंट भेजा, कितने का? 500 पेन ड्राइव का, कितने कॉस्ट के हिसाब से? 100 के हिसाब से। कंसाइनर के खर्चा कितना हुआ? 750। कंसाइनी का खर्चा कितना हुआ? 1500 क्लियरेंस का और 20 सेलिंग एक्सपेंसेस, 20 पर पीस सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। इस तरीके से पूरा इसका ग्लांस बनाओगे। फिर सत्येंद्र ने क्या सेल करी वो, तो ये आपका पहला पॉइंट करोगे। दूसरे पॉइंट में क्या करोगे? क्या बताया था? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट में सारी एंट्रीज कर लोगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कमीशन, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस सब आ जाएगा। कमीशन यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा कमीशन का पॉइंट है। सब लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे। मैं हल्का सा आपको इसमें आइडिया देती हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। सत्येंद्र को 25 रुपए पर पेन ड्राइव सोल्ड के हिसाब से कमीशन मिलेगा। पेन ड्राइव सेल कितनी की है उसने? 300 पेन ड्राइव एक जगह और 150 एक जगह, तो 450 पेन ड्राइव। ये इसमें प्लस कर दोगे। प्लस ध्यान देना एक एक पॉइंट पे, 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल, इसकी जो टोटल सेल है, टोटल सेल कितनी है? 300 इंटू 160 प्लस 150 इंटू 170। ठीक है? प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन। तो लेट अस अज्यूम दैट टोटल कमीशन इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो गया? x। ठीक है? एंड देयर ऑन, और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट फर्दर किससे एक्सीड कर देगा? सम कैलकुलेटेड एट 125 इंटू पर पेन ड्राइव सोल्ड। तो कितनी पेन ड्राइव सेल की आपने? 450। समझ में आया? तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को एक एक पॉइंट पढ़ के धीरे धीरे करोगे तो ये आप कर पाओगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी कमीशन की वैल्यू है। तो डेबिट साइड के आइटम आ गए। क्रेडिट साइड में क्या डालोगे? सेल डाल दोगे और कंसाइनमेंट स्टॉक। बहुत आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक में कॉस्ट plus consignor expense, proportionate amount of consignor expense, proportionate amount of consignee। और consignee की कौन सा खर्चा आता है? till the goods reaches the godown वाला। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया। फिर प्रॉफिट लॉस आपका निकल जाएगा। नो लॉस वगैरह कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये आपको दिया है एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है। देखो आप सभी को पता है एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। वापस से कंसंट्रेट करके मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्दो थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, तो आपको पहला आपको पढ़ा हुआ होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखते हो अपन? जो हमारे बिल्स हैं, है ना, बिल्स की डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो भी हमारे बिल्स हैं। तो ये जो भी डेट दी हुई है 8 मार्च या जो भी डेट आ जाएगी, उसके बाद उनका अमाउंट मेंशन कर देते हैं, जितने जितने अमाउंट के बिल हैं। उसके बाद इनकी बिल की ड्यू डेट मेंशन कर देते हैं, है ना, ये बिल की ड्यू डेट आ जाती है। क्या करते हैं? जो सबसे अर्ली ड्यू डेट होती है उसको हम क्या ले लेते हैं? एवरेज बेस डेट लेते हैं। याद है? जो सबसे पहले ड्यू डेट आती है उसको हम बेस डेट ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एवरेज ड्यू डेट अब हम निकालेंगे। मेथड आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं, इजीली निकल जाता है। और उसी तरीके से बेस डेट में ऐड कर देते हो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है?
आई होप याद आ रहा है, तुम लोग को ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि मैम बताने क्या बता रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू कैन थोड़ा सा रिलेट कि हाँ मैम ये पढ़ा था हमने, है ना। तो देखो एवरेज ड्यू डेट तो ऐसे निकाल लोगे, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा स्ट्रेट और आसान है। फिर यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 471 रुपए तुम्हें अपना सेव करना है। ये बस हल्का सा ट्रिक इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो देखो यहाँ पे जो भी एवरेज ड्यू डेट आएगी आपके वो तो रख लेना। उसके बाद देखो टोटल अमाउंट कितना होता है, 15 15 30 30 और ये 30 60,000 का अमाउंट होता है। 60,000 पे 9% की रेट से आप इंटरेस्ट लगाओगे, जितना भी आता है। आपको ये देखना है इस इंटरेस्ट पे आपको 471 रुपए कम करने हैं। मतलब क्योंकि अभी तो आप क्या एवरेज ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट निकाली कि इस डेट को इंटरेस्ट पे किया जा सकता है, सिंगल डेट जब आपको इन चारों बिल का इंटरेस्ट एक साथ पे कर सकते हो, चारों बिल एक साथ पे ऑफ कर सकते हो। अगर 471 रुपए आपको बचाने हैं तो जो एवरेज ड्यू डेट आई है उससे भी पहले आपको पे करना है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा कि 471 के ऊपर इंटरेस्ट, 471 तो इंटरेस्ट है, तो ये कितने दिन का इंटरेस्ट है। ये जितने दिन का इंटरेस्ट है उतने दिन पहले अपन अगर सारी बिल्स पे कर देंगे तो अपन को ये इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा या फिर हमारा कम हो जाएगा। वापिस से समझना, 471 रुपए कम पे करने हैं तो पहले पता लगाओ 471 क्या है, इंटरेस्ट है। तो पता लगाओ कि ये कितने दिन का इंटरेस्ट है, जितने दिन का इंटरेस्ट है उतने दिन पहले पे कर देना। तो ये मानो 60,000 इंटू 9%, तो ये कट गया, ये 5400 5,400 पूरे साल का आता है। तो ये कितने का, पूरे साल का, 365 डेज का। और ये इसका कितने डेज का, 471 आएगा। अगर 5,400 को 365 से डिवाइड करते हैं तो 1 डे का इंटरेस्ट आता है ना। तो इसको कितने डेज से मल्टीप्लाई करें कि 471 आए। तो यहाँ पे जितने डेज आएंगे उतने डेज से तुम एवरेज ड्यू डेट को कम कर दो। समझ गए, पीछे कर दो। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ये हल्का सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद देखिए सी पॉइंट में, ये सिंपल सेल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी भी ये मत सोचना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ पेपर जब अटेम्प्ट करोगे तो ये मत सोचना कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, मतलब हो सकता है बाद में करो या पहले करो, उसके लिए नहीं बोले, पहले जो आता है वो कर लो। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि ये मुझे नहीं आता। ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई 11th क्लास का बच्चा कर सकता है। आपको पता है सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है, आपने गुड्स भेजे, ठीक है। अब गुड्स भेजे आपने, गुड्स अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए तो सेल मान लोगे, टाइम एक्सपायर हो गया तो सेल मान लोगे, अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो वापिस से गुड्स आपके पास आ गए, रिटर्न मान लोगे उसे, ठीक है, खत्म काम। तो ऐसे ही बस अकाउंट बनाने का है। अकाउंट बनाने में एक साइड में जो गुड्स भेजे वो आ गए क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में उसका क्या क्या किया आपने वो आ गया। सेल होगी तो सेल दिखा दो, रिटर्न हो गया तो रिटर्न दिखा दो, बस खत्म काम, डन, क्वेश्चन खत्म। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर सब लोग देखेंगे और सेल का प्रिपेयर करोगे तो आपके जो स्पेशल में से है ना, दो आए क्वेश्चन 5-5 नंबर के, एवरेज ड्यू डेट और ये सेल और रिटर्न बेसिस वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। दिस इज अबाउट द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, बहुत आसान। ध्यान देना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन करोगे सबसे पहले क्या देखोगे, गुडविल का एडजस्टमेंट है क्या वो देखोगे, रिवैल्यूएशन का क्या एडजस्टमेंट है वो देखोगे, और उसके बाद क्या जनरल रिजर्व्स हैं तो वो बांटने हैं तो वो देखोगे, ठीक है। मेन तो ये 3 चीज होती है, गुडविल, रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है नहीं, बस एक गुडविल है। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो निकाल लो, एडमिशन ऑफ द पार्टनर है तो गेनिंग रेशियो निकाल दो। फिर उसके बाद में गुडविल निकालनी है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, गुडविल बुक्स में लेके आओगे और फिर गुडविल बुक से लेकर जाओगे, सिंपल सी बात है। ऐसा छोटा सा एडजस्टमेंट करना है। और क्या करना है इसके अलावा, आपको इसके अंदर सिंपली रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर देना और आपका काम हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पार्टनरशिप को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आसान है काफी। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनको बता दूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत आसानी से बनता है, जैसे आपने अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही। देखो कैसे बनाओगे, सिर्फ एक यूनिट्स का एक अलग से बना देते हैं। ओपनिंग स्टॉक की जगह हम ओपनिंग WIP लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की जगह हम क्लोजिंग WIP लिख लेते हैं, सेल्स की जगह हम ट्रांसफर टू ट्रेडिंग लिख देते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक ट्रांसफर होगा, है ना, वो यहाँ पे लिख देते हैं। और मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खत्म काम। डायरेक्ट मटेरियल में है ना कितना स्टॉक था आपका, कितनी आपने नया परचेज किया और कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल दिखा देते हैं। तो ये आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। मैं ये मान रही हूँ कि आप सब थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, तब भी इतना फास्टली ग्रास्प कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ, आपका टाइम नहीं खराब करना चाहती। चलिए आगे देखिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कोई नहीं छोड़ेगा, ये बहुत आसान है। देखिए क्या है, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है। अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड में कंफ्यूजन है तो वीडियो जरूर देखना, मैं कार्ड्स में एक वीडियो डालती हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, वो वीडियो देखो और इस पूरे प्रोसेस को समझो, ताकि सैलरीज का ट्रीटमेंट कर सको और ये ट्रीटमेंट कर पाओ। और तो सिंपल, ये वाले में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब हायर पे सेल किया है। तो मानो इन्वेस्टमेंट अगर उसके फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 87,500 दी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें प्रॉफिट हो जाएगा हमको इन्वेस्टमेंट में, तो वो आप यहाँ पे देख के इसकी एंट्री यहाँ पे करोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 रिसीव हुआ है, तो देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2020 में इनिशियली 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसमें 10% 7,000 ही मिलना चाहिए था, तो कोई भी अक्रूड अनअक्रूड कुछ नहीं है, सारा मिल गया। तो इस तरीके से चीजों को चेक करना है, एक एक पॉइंट को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हो, 35,000 दिखाया है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये सेल हो गया, तो कितना सेल हो गया वो आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सेलिंग अमाउंट निकाल सकता है कि कितना सेल हुआ है। तो 50% मतलब 35,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 87,500। तो 87,500 के 80% पे आपने बेचा, क्या कितनी की वैल्यू का, 35,000 की। तो इन्वेस्टमेंट गई कितनी वैल्यू की, 35,000 की। 35,000 ही दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू इन्वेस्टमेंट हो गया 35,000, है ना। और बैंक में लेकिन हमको मिला कितना अमाउंट, 87,500 का 80%। तो बाकी कहाँ पे चला गया, हमको इनकम्स में हम दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। ये मैं वो उम्मीद कर रही हूँ, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना आप कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन मार्क करूंगी, क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्रीज नॉर्मली मैं भी एज ए टीचर बच्चों को मेन एंट्रीज बताती हूँ, क्लोजिंग एंट्रीज ऐसे हम ऐसे लगता है कि बच्चों को आती ही होगी, ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन कई ये इसमें क्वेश्चन आ गया तो ये आपको आनी चाहिए, है ना। तो अब आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख, ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ये ऐसे आसान तो बहुत है, आपके फाइनल अकाउंट्स के में दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है क्लोजिंग एंट्रीज के नाम पे आप कंफ्यूज हो जाओ, ये ना कर पाओ। परचेज सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर सबसे पहले रिटर्न आउटवर्ड, जो रिटर्न आपने किए हैं तो वो क्या होती है, परचेजेस को, इसको परचेजेस में ट्रांसफर कर दोगे। रिटर्न इनवर्ड क्या, सेल्स, तो ये इसमें ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी सारे आपके ट्रेडिंग में चले जाएंगे। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ये सब ट्रेडिंग में डेबिट हो जाएंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये ट्रेडिंग में क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से सारी एंट्रीज हो जाएंगी, और आपकी ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट की भी एंट्री कर देना। ये क्लोजिंग, ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल का क्वेश्चन ही मानो, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं इस तरह के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रो रेटा भी दिया हुआ है, फोरफीचर भी है और रीइश्यू भी है ना। तो बस सिंपल सी बात है, हमेशा कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओगे कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 20 रुपीज के हिसाब से, 6 रुपए एप्लीकेशन पे, 10 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए इस पे, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, आसान है। 1,50,000 को आपका रिसीव हुआ है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है और उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, मतलब पूरी की पूरी मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी, तो 50,000 इंटू 6, तो जो 3 लाख रुपए थे वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी पैसे आपके पास आ गए। बस किसी ने क्या नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं किए, बाकी तो सब पे किए, तो अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से एंट्री कर ही दोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा का पूरा क्या करोगे, कॉल करोगे, लेकिन
अलॉटमेंट रिसीप्ट के टाइम पे, रिसीप्ट जब होगा तो 3000 शेयर पे रिसीव नहीं होगा, उसे फोरफिट करोगे और फुल्ली पेड अप मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट देके इश्यू कर दोगे, री इश्यू कर दोगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थोड़ा फास्ट तो चल रहा है मामला, लेकिन आई होप समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, एंट्रीज। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं और वहां पे सारे अकाउंट बना के आ जाते हैं। लेजर अकाउंट बना देंगे, डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट, और ऐसा आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो क्या करोगे, डिबेंचर अकाउंट भी बना दोगे, इंटरेस्ट और डिबेंचर पे अकाउंट बना दोगे, टीडीएस का अकाउंट बना दोगे। मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। क्या करोगे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करोगे। बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, इश्यू की एंट्रीज करनी है एवरी ईयर। किस किस की एंट्री करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करोगे पीएनएल अकाउंट में, डिस्काउंट चार्ज करोगे पीएनएल से। ठीक है, जो भी आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो अकाउंट बना है ना, 10% डिस्काउंट दिया है तो उसे एवरी ईयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर अपन चार्ज करते हैं पीएनएल से। वो काम आप करोगे, 5 साल का दिया हुआ है तो सिर्फ 2020 की एंट्रीज आपको यहाँ पे करनी है, 5 साल की एंट्री नहीं करनी है, लेकिन ये एंट्री सारी एंट्रीज यहाँ पे करोगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थ्योरी क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा मैम मुझसे पूछते हो, मैम थ्योरी कैसे पढ़े, थ्योरी कैसे पढ़े। देखो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डबल एंट्री सिस्टम सब लिख सकते हो कि क्या होता है। Double entry system is a system in which every debit has a credit, है ना, in which we make sure that at any account is credited with any amount, then some other account will be debited with the same amount. ऐसा करके हम यहाँ पे लिखेंगे so that debit side is equal to credit side and the balance sheet will tally. और इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलेशन, जो इंडस्ट्रियल यूनिट की जरूरत नहीं है, हर यूनिट ऐसा कंफ्यूज मत होना, इंडस्ट्रियल यूनिट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपके बैंक के थ्रू होते हैं। इस वजह से इट इज वेरी एसेंशियल दैट इवन एवरी सिंगल अमाउंट इज बीइंग रिकंसाइल्ड। उससे क्या होगा, there will be less chances of fraud as well as any error will be able to be will be deducted वेरी सुन। तो इसलिए बहुत सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, और सिर्फ दो में ही लिखना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टीज टू इट आप जानते हो, डॉर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, पेयर होता है, वो सब यहाँ पे आप लिख दोगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट क्या होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप उसे पहले ही पेमेंट कर दोगे, रिटायर कर दोगे बिल को, तो आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगी, आपको कम पे करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, 2-3 एंट्रीज दे देना, एकदम फिट हो गया आपका आंसर। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ थोड़ा बहुत। एमटीपी आप अगर सॉल्व भी नहीं किए हैं तो मैंने आपको समझा दिया है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डाउनलोड करो, और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो एक बार बस रीडिंग मार लो कि हाँ ये मुझे आ गया, ये मुझे आ गया। इनमें जो टिपिकल पार्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर चाहते हो कि कोई और एमटीपी भी दूं और इसी तरीके से फास्ट ट्रैक में, तो जल्दी बताना, एग्जाम्स को टाइम नहीं रह गया है, मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर आप करोगे, 2-3 चीजों का ध्यान देना, फॉर्मेट कंप्लीट बनाना, नरेशंस लिखना, वर्किंग नोट्स बनाना, शॉर्टकट से मत जाना, लॉन्ग वे से जाना, ताकि एक्यूरेसी रहेगी और जल्दी कर पाओगे। ये मेरा कहना है आपको। आप एग्जाम में नोटिस करोगे कि अगर आपने पूरी डिटेल से अगर आंसर सॉल्व किया होता है, तब आप गलतियां भी कम करते हो, टाइम भी कम लगता है। ठीक है, मेरी पूरी गुड विशेस आपके साथ है, आसानी से आप पेपर कर पाएंगे। अपने आप में फेथ रखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।